माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी को नमस्कार। पीएम किसान योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण करने तथा किसानों से सीधा संवाद बातचीत करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं। मैं केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्वागत अनुमोदन हेतु अनुरोध करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर साक्षी बन रहे विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य महानुभाव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी, राज्यों में उप मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, सचिव कृषि भारत सरकार और पूरे देश भर में सभी राज्यों में कृषि से संबंध रखने वाले हमारे अधिकारीगण और राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालयों में जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9,75,00,000 किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की किस्त पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। मैं मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी गांव, गरीब और किसान की बात आती है, प्रधानमंत्री जी कृपा पूर्वक मंत्रालय को समय देते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और आने वाले कल में यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र के रूप में बने। प्रधानमंत्री जी का उदारता पूर्वक जो व्यवहार है वह देश की तरक्की के लिए भी मील का पत्थर है और हम सब मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आज देश भर में मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण और किसान भाई और बहन 7 करोड़ से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उन सब का भी मैं इस अवसर पर हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज 9 अगस्त है और प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त का समय देश के किसानों के लिए दिया है, लेकिन यह तिथि देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारे तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित किसान भाइयों और बहनों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं। समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, देश आगे बढ़े, दुनिया में भारत की साख बढ़े, दुनिया में भारत की ताकत बढ़े, इस दृष्टि से लगातार उनका प्रयत्न रहा है। देश इस बात का साक्षी है कि इस बार जब ओलंपिक होने वाला था तो ओलंपिक से पूर्व भी उन्होंने
खिलाड़ियों से चर्चा की, उनको प्रोत्साहित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों का परिश्रम, उनका समर्पण का प्रोत्साहन, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि भारत को ओलंपिक में अनेक पदक प्राप्त हुए हैं। मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मैं किसान भाइयों और बहनों की ओर से सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब से काम संभाला तब से लगातार उनकी ये कोशिश रही है कि गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी दोगुनी हो। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है और उसका प्रतिफल निश्चित रूप से आज हमारे देश को देखने को मिल रहा है। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार किए गए हैं। कृषि सुधार कानूनों को लागू किया गया है और नीम कोटिंग यूरिया जैसे अनेक प्रयत्न देश में किए गए हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजर की व्यवस्था निश्चित रूप से किसान तक पहुंची है और किसान को जो हर साल आने वाली परेशानी होती थी उससे बचाव हुआ है। अभी कुछ ही दिन पूर्व हम सब जानते हैं कि जब डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़े और उस समय ऐसा लग रहा था कि अब किसान को महंगा डीएपी खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जरा सा भी समय नहीं लगाया, बैठक की, निर्णय किया और आदेश जारी किए। एक बैग पर 1200 रुपए तक की सब्सिडी देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी का परिणाम है आज डीएपी का एक बैग किसान को 1200 रुपए में मिल पा रहा है। फसल बीमा के माध्यम से किसानों को एक सफल सुरक्षा कवच देने की कोशिश की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में 17,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम आया, लेकिन उसके फलस्वरूप किसानों के नुकसान की भरपाई 94,000 करोड़ रुपए के रूप में कंपनियों के द्वारा की गई है। हमारा पीएम किसान योजना निश्चित रूप से बहुत ही सफल और सार्थक है। सवाल इस योजना के अंतर्गत साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक छोटा किसान जो साहूकारी के ऋण से दम तोड़ देता था, उस किसान के प्रति प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और उसकी तकलीफ में और उसको आगे बढ़ने के लिए सहकार करने की सरकार की जो नीयत है, वह नीयत इस बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी किसान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और खेती के क्षेत्र में देश आगे बढ़े, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की कितनी बारीक कोशिश है, यह पीएम किसान योजना इस बात की परिचायक है। और पिछले दिनों मुझे ध्यान है कि जब से पीएम किसान योजना का आरंभ हुआ है, आज के 19,500 करोड़ रुपए को छोड़कर इसके पूर्व 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1,37,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में पहुंचाने का एक सद प्रयत्न किया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। पिछले दिनों कोविड से ठीक पहले फरवरी 20 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन लोगों के जो लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राही हैं, उन सबको केसीसी से जोड़ना चाहिए। और इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी ने की थी और उसके बाद लॉकडाउन आया, कोविड आया और लगातार हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था और उस संकल्प के साथ विभाग जुड़ा, बैंक जुड़ी और सारे लोगों ने मिलकर काम किया, तो कोविड के इस समय भी 2 करोड़ 28 लाख किसानों को 2,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया। यह अभियान अपने आप में इस बात का परिचायक है कि गरीब किसान को कैसे ताकतवर बनाया जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी कितने प्रयत्नशील हैं। आज फिर हम एक बार सभी किसानों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों और बहनों को एक और तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि सोच के कारण तमाम प्रकार की कृषि के क्षेत्र को छूट दी गई। उसके परिणाम स्वरूप किसानों ने बम्पर पैदावार की, किसानों ने ठीक प्रकार से अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर भी भेजा और बाजार में भी भेजा, और किसानों को निश्चित रूप से एमएसपी का भी पर्याप्त लाभ मिला है और इससे किसान की ताकत बढ़ी है। और आने वाले कल में भी जो फसलों का अनुमान है वो निश्चित रूप से किसान परिश्रम पूर्वक काम करेगा और आने वाले कल में भी कृषि के क्षेत्र में हम अच्छा उत्पादन करने में सफल होंगे। दलहन और तिलहन की दृष्टि से प्रधानमंत्री निरंतर चिंतित रहते हैं और दलहन और तिलहन की दृष्टि से अलग से कार्यक्रम बनाकर इस पर फोकस किया जा रहा है। आने वाले कल में इसका अभाव भी जो देश में दिखाई देता है वो अभाव न रहे, आयात पर हमारी निर्भरता कम हो और किसान की आमदनी बढ़े, उसको वाजिब मूल्य मिले। इस दिशा में भारत सरकार पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी फिर एक बार पीएम किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में हम सब के मध्य मौजूद हैं। मैं करोड़ों करोड़ किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक फिल्म का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी आय में वृद्धि के लिए भारत सरकार समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार 7 वर्षों से लगातार खेती को आधुनिक बनाने, किसान साथियों के हितों को सुनिश्चित करने और उनको आत्मनिर्भर भारत का मजबूत भागीदार बनाने के लिए निर्णायक और व्यापक कदम उठा रही है। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। किसानों को समर्पित भारत सरकार ने कृषि के बजट में 512% की वृद्धि की है, जहां वर्ष 2013-14 का कृषि बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए था। वहीं वर्ष 2020-21 का कृषि बजट 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया, जिसके कारण किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। किसानों को अधिक लाभ देने के लिए सरकार ने अधिसूचित सभी 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत से 1.5 गुना किया है, जिसके तहत वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2020-21 में धान के एमएसपी में 43% से अधिक और गेहूं में 41% की वृद्धि की गई है। साथ ही एमएसपी के तहत सरकार ने पिछले 5 सालों में वर्ष 2009 से 14 की तुलना में धान की 2 गुना, तिलहन की 11 गुना और दलहन की 88 गुना से अधिक मूल्य की खरीद की है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भी 2 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसके माध्यम से अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। सरकार के प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नामक एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना ने मात्र 1 वर्ष में ही सफलता की कई नई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने
सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। सभी भू जोतधारी किसानों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम किसान योजना की लोकप्रियता और सफलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 9वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान के 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, मिल रही है उनको एक नई पहचान। वीडियो प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9,75,46,378 किसानों को 19,508 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण करें। यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पीएम किसान योजना के लाभार्थी गोवा से श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी से संवाद हेतु आमंत्रित करेंगे, जो धान खेती की करती हैं, काजू, नारियल, सुपारी मिश्रित खेती करती हैं। श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी। प्रतिभा जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। ये मराठी बोलता है या कोंकणी बोलता है? हिंदी आती है हाँ। थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा प्रतिभा जी बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया 5 गया एकड़। कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्च में अच्छी पैदावार होती है। अच्छा प्रतिभा जी, ये बताइए कि आपको पीएम किसान योजना के जरिए ये जो 2-2 हजार रुपये मिलते हैं, उसका आपके कितना लाभ होता है, कितना उपयोग होता है? इस योजना से राशि से मैं बीज, खाद, कीटनाशक लाने में खर्च करती हूँ। इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ। तो प्रताप जी, आप हिंदी कैसे बोल लेती है? वहाँ आपके यहाँ तो सब कोंकणी बोलते हैं। कोंकणी बोल रहे हैं। हिंदी फिल्में देखती होगी आप? देखती है और स्कूल में पढ़ ली था। हाँ, तो हिंदी स्कूल में टीवी हिंदी सीरियल हिंदी देखती थोड़ी। हैं? हाँ, और बच्चों को भी पढ़ाती है। अच्छा, बच्चों घर को में। पढ़ाती है? हाँ। हाँ, बच्चों को। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं अभी? अभी 2 की शादी हुई और इसने एक ने टीवाई किया था, दूसरी 10th, तीसरी 12th हो गई, यानी ये टीवाई है। आप छोटी है लड़की। इतने सारे खेती के प्रयोग करती हैं,
तो बाकी किसान देखने के लिए आते हैं, क्या आप करती हैं, कैसे करती हैं, एक साथ एक ही जमीन पे इतनी चीजें एक साथ करती हैं आप? नहीं, मेरा पति भी मुझे हाथ बढ़ाता है और बच्चे भी बढ़ाते हैं और मजदूर भी थोड़े लेते हैं। नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं देखने के लिए, और खेत किसान आते हैं देखने? आते हैं। हाँ, तो वो लोग पूछते हैं कि आपने ये कमाल कैसे कर दिया? और उसको मालूम है, हाँ, उसने हमको एग्रीकल्चर में सब उसका ट्रेनिंग दिया था। अब सब लोग ऐसी श्री पद्धति में करते हैं। प्रतिभा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इतनी तरह की फसल उगाती हैं। इसमें धन्यवाद बहुत मेहनत प्रधानमंत्री जी। लगती है, हाँ। फसलों को ध्यान रखना पड़ता है। आप ये सारे काम बहुत ही बखूबी कर रही हैं। प्रतिभा जी, जब हमने पीएम किसान योजना शुरू की तो कहा जाता था कि इस रकम में किसान का क्या भला होगा। आज आपने बता दिया कि हमारे किसान इन रकम का कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी हाँ जी, आपको प्रधानमंत्री। बहुत शुभकामनाएं, और आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे जाएं, ये मेरे उनको आशीर्वाद है। आपको मेरे हृदय से प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज ही के दिन गत वर्ष आपने कृषि अवसंरचना कोष AIF योजना शुरू की थी। आज उसके पूरे 1 वर्ष हो रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र दानेश्वर दपेदकर को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत श्री देवेंद्र जी द्वारा महाराष्ट्र में आम और केला पकाने का कक्ष स्थापित किया है। श्री देवेंद्र जी। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं आम प्रोड्यूस करता हूँ और आम अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं आम पहले 14-15 दिन लगते थे, अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं 4-5 दिन में आम पका लेता हूँ। यानी ऑर्गेनिक वे है कि वो कार्बाइड का उपयोग करते हैं? नहीं नहीं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और कोई हानिकारक नहीं शरीर के लिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई देवेंद्र जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आप खेती में लग गए? हाँ, पिताजी पहले से खेती करते थे, उसके बाद मैं और मेरा भाई और पूरी फैमिली लगती है फार्मिंग में, सब मैंगो और कैशू। आप फसल पकाने का काम करते हैं तो फसल कभी कभी खराब भी हो जाती होगी, फल को पकाते हैं आप तो? हाँ, होती थी, पहले होती थी। जो हम पकाते थे तो उस टाइम थोड़ा सा यानी 20-30% खराब होने का चांसेस था। लेकिन अभी ये राइपनिंग चेम्बर्स की वजह से क्या हुआ, उसमें 28 to 30 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो उसमें स्पॉन्जी टिश्यू का जो इश्यू रहता है एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से वो बिल्कुल चला गया। 28 to 30 डिग्री मेंटेन होता है और उसमें स्पॉन्जी टिश्यू निकल गया है सब। तो आपके किसानों को मालूम है कि अब लोग ये कार्बाइड के द्वारा पकाए हुए फल खाना पसंद नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक वे में पके हुए फल खाना पसंद करते हैं, और इसलिए उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं क्या किसानों को? हाँ बिल्कुल। अभी समझो हमने खुद का अभी प्रोडक्ट बना दिया। अभी मैंने क्या किया है, मार्केट बना दिया। मेरा जो ब्रांड है उसका नाम लग दिया श्री विश्वेश्वर मैंगोज, और उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि साइंटिफिकली प्रूवन ऑर्गेनिक राइपन, ऐसे लिख सकता हूँ। और जो क्या है अभी जो इसमें राइपनिंग चेम्बर में पकाते हैं वो आम एकदम गुड क्वालिटी का निकलता है, तो उसमें जो विष जो होता है कार्बाइड की वजह से वो होता नहीं है, और यानी पूरा हानिकारक नहीं है, एकदम सेफ है। देवेंद्र जी, ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप ये फल पकाने का प्रोजेक्ट शुरू करें? सर, ये एक प्रॉब्लम आया था। अभी देखो कोविड का पीरियड आ गया, कोविड की वजह से मंडियां बंद रही, तो अभी करने का क्या? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रत्नागिरी में से बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों ने हम
फार्मर लोगों का जो फोन नंबर्स वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हाउसिंग सोसाइटी में। तो उसकी वजह से हाउसिंग सोसाइटी की उधर से हमको फोन आना शुरू हो गए कि हमको आम चाहिए करके, लेकिन उनको आम पका के चाहिए था। तो हमको उस वक्त मेरे पास राइपनिंग चेम्बर नहीं था, तो मैं दूसरी जगह जाता था पकाने के लिए, अपने लगा लेता था आड़ी। तो उसमें 10-15 दिन लगते थे, तो मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। तो सोचा चलो अपना राइपनिंग चेम्बर हो सके, तो मैं खुद बैंक ऑफ इंडिया मारुति मंदिर को मिला। उन्होंने बोला कि मेरे को अभी ऐसा ऐसा करने का है राइपनिंग चेम्बर। तो वो बोले कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक स्कीम है, उसमें आप ये कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो मैं प्रोजेक्ट कर सका और मेरे को फायदा भी हो गया उससे। अच्छा, आपने कितना लोन लिया था? आपको ये लोन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? किसी से कोई नहीं। बीच में बिचौलिया कटमनी मार तो नहीं गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 16 लाख का टोटल लोन था और मैं कोई प्रॉब्लम भी आई नहीं। जैसे मैं बैंक में गया तो बैंक ने मेरे को खूब अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। उन्होंने 2 हफ्ते में मेरा लोन सैंक्शन कर दिया और पोर्टल में भी उन्होंने भर दिया सब। देवेंद्र जी, आप इंजीनियर हो गए और खेती में वापस आ गए, तो माताजी पिताजी को थोड़ा नाराजगी तो हुआ होगा शुरू में? पिताजी तो मेरे नहीं है, लेकिन माताजी मेरे को पहले से बोलती है खेती करो खेती करो। तो वो भी उसकी माँ की भी मेरी बैकग्राउंड है, वो खेती की है। तो उन्होंने पहले से प्रमोट किया। पहले मेरे को ही जाने का था इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं ही ऐसे खेती में। आपने अपनी माताजी की इच्छा पूरी कर दी। बराबर सर। देवेंद्र जी, देखिए, ये आप एक उदाहरण है कि जब एक किसान खुद ही उद्यमी बनता है और जब पढ़ा लिखा नौजवान खेती में आता है तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। आज आप अपने प्रोजेक्ट के जरिए ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने साथी किसानों का भी एक प्रकार से भला भी कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ करने की भावना भी जगा रहे हैं। देवेंद्र जी, आपने बताया कि आपको लोन कितनी आसानी से मिल गया। आज से 6-7 पहले तो गरीब किसानों को लोन मिलने में कितनी दिक्कत आती थी, वो सब जानते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे किसानों को पैसों की, संसाधनों की किसी तरह की कमी ना हो। हम इसी प्रयास में लगे हैं। चलिए देवेंद्र को बहुत, और आपका माताजी को भी बहुत प्रणाम, जिन्होंने आपको ये संस्कार भी दिए, शिक्षा भी दी और आपको खेती के काम में फिर से लगा दिया। आपकी माताजी को भी मेरा प्रणाम। सर जी, आप आम के सीजन में जरूर आ जाइए। अरे वाह, देखिए रत्नागिरी का आप तो बड़ा फेमस रहता है भाई, लेकिन इस बार तो आप लोग बाढ़ के कारण भी बहुत परेशान हो गए। बारिश ने भी बहुत आपको हैरान कर दिया, लेकिन आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के श्री श्यामाचरण उपाध्याय जी को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के स्थापित परियोजना के लाभार्थी हैं। श्री श्यामाचरण उपाध्याय जी एक एफपीओ के संचालक हैं, उसके निदेशक भी हैं। श्री उपाध्याय जी। श्यामाचरण जी नमस्ते। नमस्कार सर। श्यामाचरण जी, बताइए कि आपके पास जमीन कितनी है और आप स्वयं कितनी फसल उगाते हैं? मेरा नाम सर श्यामाचरण उपाध्याय है। मैंने मैडी अरोमा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया सन 2018 में और अपने 517 सदस्यों के माध्यम से हम औषधि एवं सघन फसलों की खेती करा रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले सर मैंने वनस्पत विज्ञान से स्नातक किया था और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। हमारे पिताजी फार्मर थे। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर था। तो उसके बाद मेरा लगाव जो था कृषि की तरफ था, और चूंकि वनस्पत विज्ञान से मैंने स्नातक किया था तो औषधि और इन पौधों की तरफ ज्यादा रुचि थी मेरी। तो मैंने सीमैप से ट्रेनिंग ली। आप तो सरकार को भी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को भी जानते हैं और पूरी तरह
तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि आपको सरकार की किस योजना का लाभ लेना चाहिए, कैसे लाभ लेना चाहिए, इसका पूरा पक्का ज्ञान होगा आपको तो। हाँ सर, तो अभी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमारे जनपद में सीमांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट लगा हुआ है। तो हम अपनी औषधि फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनको उसमें रखते हैं। जब मूल्य कम होता है, लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो वहाँ से निकाल कर हम मार्केट में बेचते हैं। तो इससे हमारे सदस्यों को, फार्मर सदस्यों को काफ़ी लाभ हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। अच्छा उपाध्याय जी, बताइए कि पहले जब आप अकेले बाजार में फसल बेचते थे और अब आप एक एफपीओ बनाकर फसल बेचते हैं, तो आपको तो फर्क समझ आता होगा, लेकिन जो किसान आपके साथ जुड़े हैं वो क्या फर्क महसूस करते हैं? जी सर, हमारे जो सदस्य फार्मर हैं उनके लगभग 280 एकड़ भूमि है, 200 हेक्टेयर भूमि है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे सदस्य किसान हैं वो परंपरागत खेती के साथ साथ नवीन फसलें करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें और मार्केट में अच्छा मूल्य प्राप्त करें। और इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में? हाँ जी सर। कितना फर्क आया होगा? अब कितना फर्क आया होगा? पहले मानो 100 रुपया मिलता था तो अभी कितना मिलता होगा? जी सर। पहले मानो अगर 100 रुपया मिलता था तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना, इससे भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है। क्योंकि हमको मूल्य में, जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इससे निकाल, तो इससे काफी हमको राहत मिली है। उपाध्याय जी, मुझे बताया गया कि आप लोग भी अपने जिले में बने आइस एंड चिलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सुविधा मिली है, इसके कारण भी आपकी फसलों को काफी फायदा होता होगा। सर, इससे ये है कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय जो मूल्य अगर होता है, कम होता है, तो हम उसका उपयोग इस योजना के तहत तो उसमें रख देते हैं। और जैसे ही मूल्य बढ़ता है, हम देखते हैं मार्केट में मूल्य अच्छा है तो हम इसको निकालकर मार्केट में बेच देते हैं। तो इससे हमें काफी लाभ है। पहले हमको तुरंत बेचना पड़ता था। देखिए श्यामा जी, आपने खुद बताया कि जब हमारे किसान एक एफपीओ बनाकर उपज बेचते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह जिले में एक आइस एंड चिलिंग प्लांट बनने में भी कितना बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे ही इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे आप सब ने कांस बनाया भी है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे जिला में ये योजना हमको मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत चलिए, मेरी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब किसान बहुत प्रगति करें। धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नेशनल सैफरन मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर स्थित केसर पार्क के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले के श्री अब्दुल मजीद वानी को आमंत्रित करूंगा, जो सैफरन पार्क की योजना के लाभार्थी हैं। श्री अब्दुल जी। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए आप खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरान मिशन मिला है, उससे तो 2 फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव में मिल गए, उसके जो लगाया अपनी खेत में उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया।
तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत साफरान जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया है इसका। अब्दुल जी, आपकी जमीन कितनी है? है सर जमीन बहुत, लेकिन सर 30-40 कनाल में हमारी सैफरान ही है सर, सिर्फ सैफरान ही है सर। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मसलन 2,25,000 भी 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की जितने भी यहाँ मुझे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत साहब, दूसरा तो ये जो GI टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी सैफरान की, ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बताया कि आपकी उपज में करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और आप 1 हेक्टेयर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग लगा अब बराबर आ रहा है। मेरी आप सब केसर के किसानों को मेहनत की सर, गवर्नमेंट ने भी किया था, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, तभी हम कामयाब हो गए इस बार। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम सब मिलकर के करेंगे और फिर से एक बार दुनिया में भारत के केसर का रंग और सुगंध दोनों पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक जनाब, मुबारक 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 साहब। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बागवानी योजना के तहत उत्तराखंड स्थित एक लाभार्थी किसान से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। अब मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के श्री सुशांत उनियाल जी को आमंत्रित करूंगा, जो ढींगरी मशरूम उगाते हैं। श्री सुशांत जी। सुशांत जी नमस्ते। सर नमस्कार। सुशांत जी, मुझे बताया गया कि दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में आप काम करते थे और ये सब छोड़ छाड़ करके आप फिर पहाड़ों में चले गए और खेती करने का विचार आपको आया, ये कैसे हुआ? सर इसका सबसे बड़ा कारण तो एक आप ही रहे हैं सर। आप पिछली बार जब उत्तराखंड आए थे तो आपने कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती सर। तो सर वो चीज थी कि हम लोग इसी माटी से जुड़े हुए हैं, पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, और हम लोग जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर बाहर शहरों में चले जाते हैं। लेकिन आज जो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है वो है सर पलायन की। पलायन की समस्या थी, लोग धीरे धीरे गांव छोड़ के जा रहे थे। तो वही देखते हुए फिर वापस आए कि अगर युवा वापस पहाड़ों की तरफ आएगा तो सब लोग वापस आना शुरू करेंगे। और फिर वो जो पुराने लोगों ने मकान छोड़े हुए थे, खंडर मकान थे, उस पे प्रयोग के तौर पर सर मशरूम फार्मिंग शुरू की। और जब पहले साल 30-40 हजार रुपए की आमदनी हो गई तो उसके बाद ये दिमाग में आया कि अब व्यावसायिक तौर पर इसका काम करना चाहिए सर। तो फिर जिला उद्यान अधिकारी जी से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंतर्गत एक स्कीम है MIDH की, और दूसरा मशरूम निदेशालय सोलन में जाके आपको 10 दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा सर। वहां गए, वहां से प्रशिक्षण लेने के बाद और 28.68 लाख रुपए की सर मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यान विभाग को दी, जिसमें से 8 लाख रुपए का अनुदान MIDH स्कीम के द्वारा मुझे दिया गया सर, और 18.68 लाख रुपए मुझे बैंक द्वारा ऋण दिया गया सर। अच्छा सुशांत जी, आपको मशरूम के ही क्यों चुना? सर मशरूम चुनने का सबसे बड़ा कारण ये रहा सर कि एक तो यहाँ पे जो किसानी होती है उसमें थोड़ा बंदर फसल को बर्बाद कर देते हैं, जंगली सूकर होते हैं वो बर्बाद कर देते हैं फसल। ये मशरूम की जो खेती है सर ये पूरी तरह से इंडोर है
और तो इसलिए, और एक और मुख्य जो सबसे बड़ा कारण है सर, ज्यादातर मशरूम की खेती कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में की जाती है, एसी लगाए जाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज है सर, 9 महीने तक इसकी जलवायु इसको प्राकृतिक तौर पर इसको सपोर्ट करती है, तो ये फैसला इसलिए लिया गया सर। देखिए, आपको मालूम होगा हिमाचल में सोलन मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। जी अब सर, आपने जी भी सर, अपनी जी एक पहचान बनानी चाहिए, तो और भी किसान जुड़े हैं क्या इसमें? सर बहुत ये सबसे अच्छी बात रही है सर कि बहुत सारे लोग आते हैं, और अभी तक टिहरी के आसपास ही कम से कम 3-4 छोटी छोटी यूनिट बनना शुरू हो गई हैं सर, जिस जिले में मैं हूं। उसके अलावा हम किसानों के लिए जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है सर, बहुत ज्यादा साक्षर किसान नहीं है, तो उनको हम एक चीज का अश्योरेंस देते हैं कि आप सिर्फ मशरूम उगाइए, अगर आपको कहीं मार्केटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो हम आपका प्रोडक्ट मार्केट करके जाएंगे, आप उगा के हमें दे दीजिए, हम आपका मशरूम बेच के आएंगे सर। सुशांत जी, आप जो काम कर रहे हैं जी सर। उसमें जैसा आपने बताया कि सरकार ने इतना पैसा दिया, बैंक से आपसे पैसा मिला, क्या बाकी किसानों को भी अब ये इसी प्रकार की मदद मिल रही है? जी सर, बिल्कुल मिल रही है सर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की MIDH स्कीम, जब भी उद्यान अधिकारी गांव में भी आते हैं तो वो भी लोगों को इस प्रकार बताते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये होता है सर कि जितने भी पुराने, जैसे अब मेरी यूनिट को 2 साल हो गए हैं सर, तो हर एक किसान को वहां से मेरा नंबर दे दिया जाता है, जिसको अगर कोई प्रशिक्षण भी लेना है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी उसके लिए, वो सारा का सारा उसको बता दिया जाता है सर हमारे द्वारा। ये आपका स्थान कहां पर है? ये सर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है सर, उत्तराखंड का, और उसका एक विकास खंड है चंबा, उससे 7 किलोमीटर आगे सर उत्तरकाशी के लिए एक रोड जाती है जो गंगोत्री जाती है, गंगोत्री धाम, वहीं पे 7 किलोमीटर आगे है सर, रोड से 7 किलोमीटर आगे। जी सर। सुशांत जी, बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद आप अपने गांव में लौटे, और आपने सही पकड़ा। मैं जब भी उत्तराखंड में आया हूं एक बात बोलता रहता था कि उत्तराखंड का हमारे पहाड़ों का एक प्रॉब्लम रहता है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है, और इसलिए हमने उसको उलट करना है। आज आपके माध्यम से वो उलट हो रहा है, और पहाड़ की जवानी फिर पहाड़ के काम आ रही है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वहां पर लोगों को पलायन न करने के लिए आपने प्रेरित किया है। आप जैसा पढ़ा लिखा युवा जब खेती करता है तो कितना बदलाव आता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि हम गांव और शहर में सुविधाओं के भेद को कम से कम कर सकें। जो युवा अपने गांव में आकर खुद के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी हर स्तर पर मदद कर सकें। देश भर में ऐसे युवाओं के लिए आप प्रेरणा है। आपको मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत स्थापित परियोजना के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मैं मणिपुर की श्रीमती थिंगचा गंगोट से आमंत्रित करूंगा, जो भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के लाभार्थी हैं। श्रीमती थिंगचा जी। नमस्ते जी। Namaste, Honorable Prime Minister, sir. Can you tell us about your family and the kind of agriculture activity you do? Yes, sir. I'm a pineapple farmer from Bonglon village, Churchanpur district, Manipur, and I'm a mother of 2 children. I cultivate Q pineapple in 6 acres of my own land. The pineapple grown here in Manipur is very sweet, and it is famous for its excellent taste and its quality, sir. How do you sell your pineapples? Sir, actually, our FPC Farmer Producer Company has signed an agreement with Mera Foods. Mera Foods proprietor, who is sitting just next to me, Madam Supra. She's the proprietor, and she is also an entrepreneur, women entrepreneur, and she is also working for the welfare of women and also for working on processing of organic pineapples. Those pineapples that we supplied to her are
processing to slice cubes in cans, and pineapple jams, pineapple candy, pineapple squash extract for exports. This increases the demand of our pineapple resulting in better prices, sir. And not only that, our FPC is also tied up with many other marketing agencies. They send our pineapple to other states, to many major cities of the country, and even to Europe, sir. Aja, what assistance benefit have you got from the government? Sir, the assistance that we get from the government, sir, like MOVCD NER scheme. Under that MOVCD NER scheme, we get free planting materials and DBT, direct bank transfer of rupees 7,500 for 2 years to buy organic input. And organic certifications were also issued to the farmers and also from farmer producer company. And before that, in the year 2014-15, my farm income was only rupees 50,000 with productivity of 12 metric ton per hectare. And after joining this MOVCD scheme and with the introduction of this organic farming, our farming condition is getting much better than before. So now I can earn my farm income rises to 4 lakhs with productivity of 25 metric ton per hectare, sir. And besides this, sir, I myself is also one of the PM Kisan beneficiary. I received 2,000 each in every installment, sir. All this assistance helped my agriculture more productive and profitable, sir. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय तो पूरा देश मणिपुर का फैन हो गया है। ऐसा लग रहा है लोग मणिपुर को मीरापुर बोलने लग गए हैं। पहले ओलंपिक प्रदर्शन में मीराबाई चानू और अब आप और आपका एफपीओ पूरे भारत के किसानों के लिए प्रेरणा है। आपने बताया कि आपकी आय बढ़ गई है। मेरा यही मानना है कि अगर किसान उपज में वैल्यू एडिशन करता है, सप्लाई चेन का हिस्सा बनता है, तो उसकी आय काफी बढ़ जाती है। आप इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मणिपुर सरकार भी काफी कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है, और ये डबल इंजन की सरकार आपके विकास और किसानी की भलाई के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir, for the introduction, sir. Before we wind up, I would like to take the honor of inviting you to visit Manipur and visit our farm. You can visit the place. Thank you. Thank you for the introduction, sir. धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों से संवाद हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। वह माननीय प्रधानमंत्री जी से देश को संबोधित करने का अनुरोध करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी। নমস্কাৰ। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি আহিছোঁ। চৰকাৰে যিবোৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ সুবিধা হিতাধিকাৰীসকলে কেনেদৰে পাইছে তাৰ বিষয়ে আৰু বিতংভাৱে আমি জানিব পাৰোঁ। জনতা জনাৰ্দনৰ সৈতে পোনপটীয়া যোগাযোগৰ এয়াই সুবিধা। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ মোৰ সহযোগীসকল,
आदरणीय मुख्यमंत्री का সমগ্ৰ দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল गवर्नर और उप मुख्यमंत्री লেফটেনেণ্ট ৰাজ্যপাল राज्य আৰু सरकारों के मंत्री উপ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল अन्य महानुभाव ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আৰু অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল आज देश के সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক আৰু 10 ভাই करोड़ ভনীসকল किसानों के बैंक खाते में 19,000 আজি দেশৰ প্ৰায় 10 কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত ये रकम 19,500 কোটিতকৈও অধিক এই ধনৰাশি और मैं देख रहा हूं कई পোনপটীয়াকৈ अपने मोबाइल में चेक कर তেওঁলোকৰ रहे हैं বেংক क्या? একাউণ্টত और फिर সোমাইছে एक दूसरे को ताली दे रहे हैं আৰু মই দেখিবলৈ आज পাইছোঁ जब बारिश का যে मौसम বহুতে है নিজৰ মোবাইলত और চাই बुआई থাকে भी जोरों पर है যে টকাখিনি সোমাল तो নে ये নাই राशि আকৌ छोटे ইজনে किसानों সিজনক के হাত তালি দি बहुत আছে काम आएगी আজি 1 1 লাখ কোটি টকাৰ কৃষি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডৰো इंफ्रास्ट्रक्चर फंड এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল एक साल पूरा हो गया है ইয়াৰ জৰিয়তে इसके माध्यम হাজাৰ से হাজাৰ কৃষক সংগঠন हजारों किसान লাভান্বিত হৈছে संगठनों को मदद मिल रही है भाई और ভাই ভনীসকল सरकार किसानों চৰকাৰে को কৃষকক अतिरिक्त आय के साधन देने के অতিৰিক্ত लिए আয়ৰ সুবিধাও দিয়াৰ नई বাবে नई फसलों को पूरी ন ন तरह प्रतिबद्ध কৃষি है। উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহিত কৰাৰ বাবে मिशन हनी बी সম্পূৰ্ণৰূপে ऐसा ही एक প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ अभियान है मिशन हनी बी के चलते মিছন হানিবি এনেকুৱা এক बीते साल অভিযান हमने लगभग মিছন হানিবিৰ বাবে 700 करोड़ যোৱা रुपए के বছৰ আমি शहद का 700 কোটি টকাৰ export মৌ किया है। ৰপ্তানি কৰিছোঁ जिससे किसानों যাৰ को ফলত अतिरिक्त आय কৃষকসকলৰ অতিৰিক্ত উপাৰ্জন जम्मू कश्मीर সম্ভৱ का হৈছে केसर तो वैसे भी विश्व জম্মু प्रसिद्ध है। কাশ্মীৰৰ কেশৰ अब এনেও सरकार ने বিশ্ব ये प्रसिद्ध। फैसला लिया है कि जम्मू এতিয়া कश्मीर চৰকাৰে का केसर সিদ্ধান্ত লৈছে যে জম্মু কাশ্মীৰৰ কেশৰ নাফেডৰ नाफेड সকলো की দোকানত दुकानों উপলব্ধ पर হ'ব उपलब्ध होगा ইয়াৰ ফলস্বৰূপে इससे জম্মু কাশ্মীৰৰ जम्मू কেশৰৰ कश्मीर में খেতিক বহু केसर की खेती উদগনি को দিয়া হ'ব बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है ভাই ভনীসকল आप सभी से আপোনালোক ये संवाद সকলোৰে ऐसे সৈতে समय में हो रहा है এই সংবাদ आजादी का এনে এক अमृत সময়ত महोत्सव হৈ मना আছে रहे हैं। যেতিয়া আমি স্বাধীনতাৰ कुछ दिन बाद অমৃত ही মহোৎসৱ পালন কৰি আছো 15 अगस्त आने वाला है इस बार এতিয়াৰ देश পৰা अपना 75वां কিছুদিন स्वतंत्रता পিছতে दिवस मनाने 15 जा रहा আগষ্ট আহি আছে है। ये महत्वपूर्ण এইবাৰ पड़ाव দেশে নিজৰ हमारे 75তম लिए गौरव का স্বাধীনতা तो দিৱস है ही। পালন কৰিবলৈ গৈ ये আছে नए এই संकल्पों, মহত্বপূৰ্ণ সময় नए আমাৰ लक्ष्यों का বাবে भी एक গৌৰৱৰ बहुत बड़ा বিষয়টো अवसर। হয়ে इस ই নতুন अवसर पर সংকল্প हमें আৰু ये নতুন तय লক্ষ্যৰ करना है বাবেও এক कि आने सुवर्ण वाले सुযোগ। 25 वर्षों में हम এই भारत উপলক্ষে को আমি कहाँ নিৰ্ধাৰিত देखना কৰিব লাগিব चाहते हैं। যে আহিবলগীয়া 25 देश বছৰত जब आएगा আমি ভাৰতবৰ্ষক কেনে দেখিবলৈ 2047 বিচাৰোঁ में 2047 में तब भारत की स्थिति क्या होगी দেশে যেতিয়া ये तय স্বাধীনতাৰ करने में 100 বছৰ हमारी সম্পূৰ্ণ কৰিব खेती 2047 চনত हमारे তেতিয়া किसानों की बहुत ভাৰতৰ बड़ी স্থিতি भूमिका। কেনেকুৱা হ'ব ये समय ইয়াৰ নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে भारत की कृषि আমাৰ को খেতি আমাৰ एक গাঁও ऐसी আমাৰ दिशा देने কৃষকসকলৰ का है বহু जो ডাঙৰ नई ভূমিকা থাকিব चुनौतियों का सामना कर सके এয়া ভাৰতৰ और কৃষিক नए এক अवसरों গতি का দিয়াৰ भरपूर এনেকুৱা लाभ उठा সময় सके যিয়ে भाई और बहनों নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে बहुत तेजी से আৰু हो रहे हैं নতুন बदलावों को সুবিধাবোৰৰ পৰা हम सभी साक्षी, প্ৰচুৰভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰে चाहे मौसम और प्रकृति से जुड़े ভাই बदलाव हो ভনীসকল এই खान সন্ধিক্ষণত से जुड़े बदलाव हो বহু ক্ষিপ্ৰতাৰে হৈ या থকা फिर পৰিৱৰ্তনবোৰৰ महामारी के আমি कारण সাক্ষী पूरी दुनिया में সি हो বতৰ रहे बदलाव বা প্ৰকৃতিৰ সৈতে জড়িত हमने পৰিৱৰ্তনেই बीते হওক 1.5 वर्ष में খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত कोरोना হোৱা महामारी के পৰিৱৰ্তনেই হওক दौरान इसको নাইবা अनुभव भी किया মহামাৰীৰ ফলত इस সমগ্ৰ कालखंड में বিশ্বত হোৱা পৰিৱৰ্তনেই নহওক देश কিয়। में ही खान पान की आदत আমি বিগত 1.5টা বছৰত आई है কৰোণা অতিমাৰীৰ मोटे अनाज সময়ছোৱাত এয়া অনুভৱ सब्जियों কৰিছোঁ और फलों की এই কালখণ্ডত मसालों की আমাৰ organic দেশতো उत्पादों की डिमांड খোৱা বোৱাৰ तेजी से অভ্যাসৰ बढ़ रही है। ক্ষেত্ৰত বহু সজাগতাও আহিছে इसलिए
भारतीय कृषि মাহজাতীয় খাদ্যশস্য, को भी ফল আৰু इसी পাচলি, बदलती आवश्यकताओं মছলা और আৰু बदलती জৈৱিকভাৱে मांग के উৎপাদিত हिसाब से সামগ্ৰীৰ গুৰুত্ব बदलना ही है। এতিয়া তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাব और ধৰিছে। मुझे हमेशा से विश्वास है সেইবাবে कि हमारे ভাৰতীয় देश কৃষিক এই इन পৰিৱৰ্তিত बदलावों প্ৰয়োজন को जरूर আৰু পৰিস্থিতিত आत्मसात करेंगे। সলনি হ'বই লাগিব। साथियों, इस महामारी के दौरान भी আৰু মই আগৰ পৰাই বিশ্বাস কৰি हमने আহিছোঁ भारत के किसानों का सामर्थ्य যে देखा। আমাৰ দেশৰ কৃষকসকলে रिकॉर्ड उत्पादन এই के बीच পৰিৱৰ্তনসমূহক सरकार ने भी নিশ্চয়কৈ प्रयास किया है আঁকোৱালি ল'ব। कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। বন্ধুসকল, सरकार ने এই অতিমাৰীৰ সময়তো खेती और इससे जुड़े আমি ভাৰতবৰ্ষৰ हर सेक्टर কৃষকসকলৰ সামৰ্থ্য बीज দেখিবলৈ পাইছোঁ। खाद से लेकर অভিলেখ अपनी সংখ্যক उपज को बाजार উৎপাদনৰ तक মাজতো पहुंचाने के लिए চৰকাৰে संभव प्रयास কৃষকসকলৰ किए, সমস্যাসমূহ যিমান পাৰি কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে। निर्बाध रखी। চৰকাৰে এই সময়ছোৱাত जिसके दाम কৃষি আৰু ইয়াৰে अंतर्राष्ट्रीय সম্বন্ধিত बाजार में সকলো इस ক্ষেত্ৰ, कोरोना के चलते শস্য আৰু সাৰৰ পৰা कई गुना নিজৰ बढ़ गए। উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰলৈ লৈ उसका যোৱাৰ बोझ ক্ষেত্ৰত भी সকলো हमारी সম্ভৱ सरकार প্ৰচেষ্টা ने किसानों হাতত पर লৈছে। पड़ने नहीं दिया। ইউৰিয়াৰ যোগান सरकार ने নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে तुरंत इसके लिए ধৰি থাকিলে। 12,000 DAP करोड़ रुपए का इंतजाम किया। যাৰ দাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত साथियों, এই কৰোনাৰ কাৰণে চৰকাৰে কেইবাগুণো খৰিফ বৃদ্ধি हो পাইছে। या रबी তাৰ सीजन বোজাও আমাৰ চৰকাৰখনে से MSP কৃষকৰ पर ওপৰত পৰিবলৈ अब নিদিলে। तक की सबसे बड़ी खरीद की। চৰকাৰে তৎক্ষণাৎ इससे ইয়াৰ বাবে 12,000 आम কোটি किसानों টকাৰ के खेतों में ব্যৱস্থা लगभग কৰিলে। 1,70,000 বন্ধুসকল, करोड़ रुपए চৰকাৰে খাৰিফ হওক और বা गेहूं ৰবি শস্যৰ किसानों के বতৰতে खाते হওক में लगभग কৃষকসকলৰ পৰা 85,000 ন্যূনতম करोड़ रुपए সমৰ্থন মূল্য डायरेक्ट MSP पहुंचे हैं। এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ किसान और বেছি सरकार ক্ৰয় की কৰিছে। इसी साझेदारी के कारण ইয়াৰ ফলত आज ধান भारत के উৎপাদনকাৰী কৃষকসকলৰ अन्न भंडार भरे বেংক हुए हैं। একাউণ্টত প্ৰায় लेकिन साथियों, 1,70,000 हमने কোটি देखा টকা আৰু ঘেঁহু सिर्फ উৎপাদনকাৰী गेहूं, কৃষকসকলৰ বেংক चावल, একাউণ্টত প্ৰায় चीनी में ही 85,000 आत्मनिर्भरता কোটি का টকা बल्कि পোনপটীয়াকৈ दाल, জমা হৈছে। और तेल में भी কৃষক আৰু চৰকাৰৰ आत्मनिर्भरता এই बहुत বুজাবুজিৰ आवश्यक है। কাৰণে আজি ভাৰতৰ और भारत অন্ন के ভাণ্ডাৰ किसान পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। ये करके दिखा सकते কিন্তু हैं। বন্ধুসকল, मुझे याद है আমি দেখিবলৈ कि পাইছোঁ कुछ साल पहले যে কেৱল ঘেঁহু, जब देश में চাউল, दालों की बहुत চেনিতে कमी हो गई थी, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা तो मैंने যথেষ্ট देश নহয়। के किसानों से বৰঞ্চ দাইল আৰু उत्पादन তেলতো बढ़ाने का আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাটো বহু আৱশ্যক। मेरे उस आग्रह को আৰু देश के ভাৰতৰ किसानों কৃষকে ने स्वीकार किया। এয়া সম্ভৱ কৰি परिणाम ये দেখুৱাব हुआ পাৰে। कि बीते মোৰ 6 মনত আছে साल में যে কিছু বছৰ পূৰ্বে देश में যেতিয়া दाल দেশত के দাইলৰ उत्पादन বহু में নাটনি হৈছিল, लगभग 50% তেতিয়া মই की দেশৰ वृद्धि কৃষকসকলক हुई है। দাইলৰ जो উৎপাদন काम বৃদ্ধি কৰিবলৈ हमने আবেদন दलहन में জনাইছিলোঁ। किया, মোৰ এই या আবেদনক अतीत में দেশৰ वो কৃষকসকলে धान को लेकर সঁহাৰি किया। জনালে। अब हमें वही পৰিণাম संकल्प এয়ে হ'ল যে खाने বিগত के 6 तेल के বছৰত उत्पादन के দেশত लिए भी দাইল लेना है। উৎপাদন প্ৰায় 50% ये खाद्य বৃদ্ধি तेल में পাইছে। যি কাম हमारा আমি देश দাইল উৎপাদনত आत्मनिर्भर हो, কৰিলোঁ इसके বা लिए অতীতত ঘেঁহু ধানৰ हमें ক্ষেত্ৰত तेजी কৰিলোঁ, से काम करना है। এতিয়া আমি ভাইও সেই বহনো, একেই সংকল্প खाने তেল के तेल উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব में লাগিব। आत्मनिर्भरता के लिए খোৱা তেলৰ ক্ষেত্ৰত अब আমাৰ দেশ राष्ट्रीय আত্মনিৰ্ভৰশীল खाद्य হওক, तेल मिशन ইয়াৰ বাবে আমি ऑयल ক্ষিপ্ৰতাৰে पाम का কাম संकल्प কৰিব लिया লাগিব। गया है। आज देश ভাই ভনীসকল, भारत খোৱা छोड़ो তেলৰ आंदोलन को আত্মনিৰ্ভৰতাৰ याद कर বাবে रहा है, तो इस এতিয়া ऐतिहासिक ৰাষ্ট্ৰীয় दिन খাদ্য তেল অভিযান ये संकल्प অইল পামৰ সংকল্প লোৱা हमें হৈছে। नई ऊर्जा से भर देता है। আজি দেশে ভাৰত ত্যাগ मिशन के আন্দোলনক माध्यम से মনত পেলাইছে। खाने के तेल এনে से এক जुड़े ঐতিহাসিক দিনত এনে इकोसिस्टम সংকল্পই पर আমাক ন শক্তিৰে 11,000 करोड़ উজ্জীৱিত रुपए কৰিছে। से अधिक का निवेश किया जाए। এই অভিযানৰ জৰিয়তে খোৱা তেলৰ सरकार ये সৈতে सुनिश्चित करेगी জড়িত कि ইকোচিষ্টেমত किसानों को 11,000 उत्तम बीज से কোটিতকৈও অধিক টকা टेक्नोलॉजी বিনিয়োগ কৰা হ'ব। उसकी हर सुविधा मिले। কৃষকসকলে গুণগত इस मिशन के মানসম্পন্ন तहत শস্যৰ পৰা
আদি কৰি প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু সকলো সা সুবিধাসমূহ যাতে লাভ কৰে সেয়া চৰকাৰে সুনিশ্চিত কৰিব। এই অভিযানৰ জৰিয়তে অইল পামৰ খেতিক উদগনি দিয়াৰ লগতে আমাৰ অন্য পৰম্পৰাগত মাহ তিল জাতীয় শস্যবোৰৰ কৃষিকো অধিক প্ৰসাৰতা দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, আজি ভাৰত কৃষি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ টপ 10 দেশৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে। কৰোনা কালতে দেশে কৃষি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। আজি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিচয় এক কৃষি ৰপ্তানিকৃত দেশ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি খোৱা তেলৰ আমাৰ প্ৰয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থকাটো একেবাৰে অনুচিত। এই ক্ষেত্ৰত 55%তকৈ অধিক ভাগ অইল পাম আমদানিকৃত। এই অৱস্থা আমি সলনি কৰিব লাগিব। খোৱা তেল কিনাৰ বিনিময়ত আমি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বিদেশক দি আহিছো। সেয়া দেশৰ কৃষকসকলেই পাব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষত পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে সকলো জৰুৰী সম্ভাৱনা মজুত আছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত ইয়াক বিশেষভাৱে বহু বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। এইবোৰ এনে অঞ্চল য'ত সহজভাৱে পামৰ খেতি হয়, পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, খোৱা তেলৰ আত্মনিৰ্ভৰতাৰ এই অভিযানৰ বহু লাভ আছে। ইয়াৰ ফলত কৃষকসকলে পোনপটীয়াকৈ লাভান্বিত হ'বই, দুখীয়া আৰু মধ্যমবৰ্গীয় পৰিয়ালবোৰে কম মূল্যতে ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন তেল পাব। কেৱল এয়াই নহয়, এই অভিযানে বৃহৎ স্তৰত নিয়োগৰ সুযোগ দিব। খাদ্য প্ৰসংস্কৰণ উদ্যোগটোকো শক্তিশালী কৰিব। বিশেষকৈ ফ্ৰেছ ফ্ৰুইট ব্ৰাঞ্চ প্ৰচেছিঙৰ সৈতে জড়িত উদ্যোগবোৰ বৃদ্ধি পাব। যিসমূহ ৰাজ্যত পাম অইলৰ খেতি হ'ব, সেইসমূহত পৰিবহণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফুড প্ৰচেছিং ইউনিটসমূহত যুৱকসকলে বিভিন্ন কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব। ভাই ভনীসকল, অইল পামৰ খেতিৰ পৰা দেশৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰো বহু লাভ হ'ব। অন্য মাহজাতীয় শস্যৰ তুলনাত প্ৰতি হেক্টৰত অইল পামৰ উৎপাদন বহু বেছি হয়। অৰ্থাৎ অইল পাম অভিযানৰ জৰিয়তে বহু কম পৰিসৰত অধিক শস্য উৎপাদন কৰি কৃষকে অধিক মুনাফা লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভালকৈ জানে যে দেশৰ 80%তকৈও অধিক কৃষকৰ 2 হেক্টৰলৈকেহে কৃষিভূমি আছে। অনাগত 25 বছৰত দেশৰ কৃষিখণ্ডক সমৃদ্ধিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে বহু ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব। সেইবাবে এতিয়া দেশৰ কৃষি নীতিত এই ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক সৰ্বোচ্চ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। এই উদ্দেশ্যেৰে যোৱা বছৰবোৰত ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক সুবিধা আৰু সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰভাৱে প্ৰয়াস কৰি থকা হৈছে। PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত এতিয়ালৈ 1,60,000 কোটি টকা কৃষকসকলক দিয়া হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰায় 1 লাখ কোটি টকা
কৰোনাৰ कोरोना জটিল के সময়ছোৱাত मुश्किल समय में ही ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে छोटे পাইছে। किसानों तक पहुंचे हैं। ইয়াৰ জৰিয়তে यही কৃষকসকলে হাজাৰ হাজাৰ কোটি कोरोना টকাৰো काल में ही ঋণ লাভ কৰিলে। 2 करोड़ से ज्यादा কল্পনা কৰকচোন, किसान क्रेडिट कार्ड যদি এই সহায় जारी किए गए, ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে जिनमें से अधिकतर নাপালেহেঁতেন, छोटे किसान हैं। 100 বছৰৰো আটাইতকৈ ডাঙৰ इनके এই माध्यम से বিপদৰ किसानों সময়ছোৱাত ने তেওঁলোকৰ কি हजारों অৱস্থা करोड़ হ'লহেঁতেন। रुपए का ऋण भी लिया है। कल्पना कीजिए, अगर ये मदद তেওঁলোকে সৰু সৰু छोटे প্ৰয়োজনৰ বাবে किसानों को ना मिलती ক'ত तो যে 100 वर्ष ঘূৰিবলগীয়া की হ'লহেঁতেন। सबसे बड़ी आपदा में उनकी भाई क्या भूनी स्थिति সকল, होती? उन्हें छोटी আজি যি छोटी जरूरतों के আন্তঃগাঁথনি, लिए कहां- কৃষি कहां আন্তঃগাঁথনি नहीं গঢ় লৈ আছে, भटकना पड़ता। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যি আন্তঃগাঁথনি হৈ आज আছে, जो कृषि অথবা इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, যি বৃহৎ বৃহৎ जो ফুড পাৰ্ক कनेक्टिविटी গঢ় का লৈ উঠিছে, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, এইবোৰৰ या फिर বৃহৎ লাভ जो ক্ষুদ্ৰ बड़े बड़े কৃষকসকলেই फूड পাই पार्क আছে। लग रहे हैं, इनका আজি দেশত बहुत बड़ा लाभ বিশেষ কৃষক ৰেল চলি छोटे আছে। किसानों को ही हो रहा है। এই ৰেলসমূহৰ জৰিয়তে आज देश में হাজাৰ হাজাৰ খেতিয়কে विशेष किसान নিজৰ रेल चल উৎপাদিত रही है। সামগ্ৰী কম পৰিবহনৰ इन ব্যয়ৰ ट्रेनों জৰিয়তে से দেশৰ हजारों বৃহৎ किसानों ने বজাৰবোৰলৈ अपना লৈ उत्पाद গৈ অধিক দামত कम বিক্ৰী कीमत কৰিছে। में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत এইদৰে कम যি বিশেষ देश की আন্তঃগাঁথনি बड़ी পুঁজি बड़ी আছে, मंडियों तक पहुंचाकर ইয়াৰ জৰিয়তেও अधिक ক্ষুদ্ৰ कीमत से माल কৃষকসকলৰ बेचा। বাবে আধুনিক ভঁৰালৰ इसी प्रकार সুবিধা তৈয়াৰ হৈ जो আছে। विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, যোৱা বছৰত इसके तहत भी 6,500তকৈও छोटे অধিক किसानों के যোজনা लिए মঞ্জুৰীকৃত आधुनिक হৈছে। भंडारण की सुविधाएं तैयार हो रही এই যোজনাসমূহ যিসকলে बीते লাভ साल কৰিছে, में 6,500 সেইসকলৰ से ভিতৰত अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो কৃষকো चुके हैं। আছে, ये কৃষক प्रोजेक्ट সংগঠন जिनको আৰু मिले हैं, কৃষক উৎপাদক उनमें সংঘও আছে, किसान भी हैं, আত্মসহায়ক গোটো আছে, किसानों की सोसाइटी और আৰু किसान उत्पादक startup-ও संघ আছে। भी है। অলপতে Self চৰকাৰে help এটা group ডাঙৰ भी है সিদ্ধান্ত লৈছে, और स्टार्टअप যাৰ জৰিয়তে এই পুঁজিৰ हाल পৰা में एक ৰাজ্যসমূহত और बड़ा থকা फैसला लेते চৰকাৰী हुए বৃহৎ বজাৰবোৰকো सरकार ने तय किया সহায় है কৰা হ'ব। कि जो राज्यों में এই পুঁজিৰ हमारी ব্যৱহাৰেৰে सरकारी मंडियां हैं, আমাৰ চৰকাৰী उनको भी বজাৰবোৰ इस আৰু फंड ভাল से হ'ব। मदद मिल सके। অধিক মজবুত হোৱাৰ इस লগতে फंड का उपयोग करके আধুনিকো হৈ উঠিব। हमारी सरकारी मंडियां ভাই ভনীসকল, बेहतर होगी, ज्यादा আন্তঃগাঁথনি मजबूत পুঁজিয়ে होगी, হওক, आधुनिक नाइबा होगी। 10,000 भाइयों और কৃষক बहनों, উৎপাদক সংঘৰ গঠনেই হওক, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो প্ৰচেষ্টা या এয়াই যে फिर ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক 10,000 किसान অধিক उत्पादक শক্তিশালী संघों কৰি का তোলা। निर्माण, ক্ষুদ্ৰ कोशिश কৃষকসকলৰ यही है বজাৰবোৰৰ সৈতে कि छोटे যোগাযোগ किसानों की অধিক ताकत को হোক बढ़ाया जाए। আৰু বজাৰত छोटे দৰদাম किसानों কৰাৰ की তেওঁলোকৰ बाजार तक ক্ষমতাও पहुंच भी বৃদ্ধি হোক। अधिक हो और যেতিয়া बाजार में मोल भाव FPOৰ करने की জৰিয়তে, उनकी क्षमता সমবায় भी ব্যৱস্থাৰ वृद्धि हो। জৰিয়তে जब FPOs হাজাৰ के হাজাৰ माध्यम ক্ষুদ্ৰ से কৃষক একগোট হ'ব, सहकारी तंत्र से তেতিয়া सैकड़ों छोटे তেওঁলোকৰ किसान एकजुट होंगे, শক্তি হাজাৰ হাজাৰ तो গুণে उनकी ताकत বৃদ্ধি পাব। सैकड़ों गुना ইয়াৰ बढ़ ফলত जाएगी। ফুড প্ৰচেছিং হওক इससे নাইবা ৰপ্তানি, फूड प्रोसेसिंग এই हो, ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলৰ निर्यात, আনৰ ওপৰত इसमें নিৰ্ভৰশীলতা किसानों की কমি दूसरों যাব। पर निर्भरता कम होगी। তেওঁলোকে নিজেই वो বিদেশৰ বজাৰত स्वयं নিজৰ भी উৎপাদিত সামগ্ৰী सीधे বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত विदेशी बाजार में স্বতন্ত্ৰ হৈ উঠিব। अपना उत्पाद বান্ধোনৰ बेचने के পৰা लिए মুক্ত स्वतंत्र হৈহে होंगे। দেশৰ কৃষকসকল बंधनों से मुक्त আৰু होकर ক্ষীপ্ৰ ही গতিৰে আগুৱাই যাব देश के পাৰিব। किसान और तेजी से এই आगे চিন্তাৰে बढ़ सकेंगे। আমি অনাগত इसी 25 भावना বছৰৰ के साथ এক সংকল্পক हमें आने वाले 25 বাস্তৱায়িত साल কৰিব का লাগিব। एक संकल्प মাহজাতীয় को सिद्ध শস্যৰ करना। জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰতাৰ অভিযানত আমি आत्मनिर्भरता এতিয়াৰে के পৰা मिशन में জড়িত হ'ব हमें লাগিব। अभी से जुट जाना है। পুনৰ এবাৰ PM एक बार কিষাণ फिर সন্মান নিধিৰ पीएम किसान সকলো सम्मान হিতাধিকাৰীলৈ निधि के মোৰ বহুত सभी বহুত लाभार्थियों শুভকামনা, को বহুত मेरी বহুত बहुत ধন্যবাদ। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में हम माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री जी
उपस्थित माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रीगण को अपना अपार आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी, किसान भाई बहनों का भी आभार प्रकट करता हूं। सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद।